झारखंड विधानसभा टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं एम ए हक, विजिटिंग फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। मैं इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक मुद्दों को सरलता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्रालय के द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को प्रस्तुत कर दिया गया। इस बजट का आकलन अलग अलग व्यक्ति अपने अनुसार कर रहे हैं। कई इसके प्रशंसक हैं और कई इससे निराश भी हुए। बजट की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इसको जाने बिना हम ना तो इसका विश्लेषण कर सकते हैं और ना ही इसमें किसी भी प्रकार के विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए हम इस बजट के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। यह बजट अमृत काल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंतर्गत आगामी 25 वर्षों में भारत किस दशा में आगे बढ़ेगी, इसका यह बजट एक मार्ग प्रशस्त करता है। यानी जब भारत अपने स्वतंत्रता के 100वें वर्षगांठ को पूरा कर रहा होगा, तो भारत की विकास की दिशा और दशा क्या होगी, इसका प्रारंभ इस बजट के माध्यम से करने का निर्णय किया गया। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख लक्ष्य को रखे गए हैं। पहला लक्ष्य है विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा इसका लक्ष्य रखा गया है प्रौद्योगिक जनित विकास, जिसमें ऊर्जा क्रांति और जलवायु पर कार्यों को प्रोत्साहन देना है। तीसरा इस बजट का लक्ष्य रखा गया कि निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला एक चक्र। वित्त मंत्री ने इस बजट के प्रस्तुतिकरण के साथ 4 प्राथमिकताओं को इंगित किया, 4 प्राथमिकताएं बताई, जिसके अंतर्गत पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा निवेश का वित्तीय पोषण और चौथा उत्पादकता संवर्धन और निवेश तथा उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति तथा जलवायु परक कार्य। इन 4 प्राथमिकताओं को मानकर इस बजट में धन का आवंटन और कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। इस बजट के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम बात करें कि पीएम गति शक्ति का क्या तात्पर्य है, तो इस बजट में यह कहा गया कि इसके अंतर्गत 7 इंजनों के द्वारा हमें इस गति को प्राप्त करना है। ये 7 इंजन हैं सड़क, रेल, एयरपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीजें। एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से इन 7 इंजनों को हमें वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है, यानी विश्व स्तरीय संरचना का डेवलप करना है। दूसरा इसमें जो लक्ष्य रखा गया कि एक्सप्रेसवेज के लिए एक मास्टर प्लान का निर्माण किया जाएगा, जो आगामी 1 वित्तीय वर्ष में
यानी 22 और 23 में लगभग 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा करेगी। इसके अंतर्गत जो अतिरिक्त लक्ष्य रखे गए हैं उसमें पीपीपी मॉडल के तहत 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना, जिसके लिए टेंडर 2022-23 में जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ यात्रियों के लिए बिना किसी रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन की व्यवस्था को लागू की जाएगी। रेलवे नेटवर्क और पोस्टल नेटवर्क को इस प्रकार से बनाया जाएगा कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का विस्तार हो सके और बिना किसी बाधा के आवागमन को सुचारू रूप प्रदान किया जा सके। इसके अंतर्गत नई जेनरेशन के 400 वंदे भारत ट्रेन्स का निर्माण किया जाएगा, जो हाई स्पीड और उच्च गुणवत्ता के साथ लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे और सड़क के बीच एक मल्टी मॉडल संपर्क बनाया जाए, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि सड़क और रेलवे ट्रैक्स के बीच में अगर माल या यात्री के बीच आवागमन होता है तो उसे हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। इस बजट का जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। दूसरी बात इसमें कही गई कि किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पूंजी अलग से स्थापित की जाएगी। गंगा नदी से सटे कृषक के लिए प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन करने के भी इसमें प्रावधान किए गए हैं। इसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण परियोजना हैं जिसका क्रियान्वयन इस वित्तीय वर्ष में किए जाने की संभावना है, जिसमें केन बेतवा प्रोजेक्ट क्रियान्वयन एंड इस तरह के 5 अन्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर बात की गई है। यह बजट शिक्षा पर भी व्यापक रूप से बल देता है, उसके उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम वैश्विक स्तर का सार्वभौमिकरण गुणवत्ताप्रद शिक्षा को उपलब्ध कराएंगे। वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को लगभग 200 टीवी चैनलों पर अब दिखाया जाएगा। इस बजट के माध्यम से एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसमें वैश्विक स्तर की गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट के कौशल विकास को लेकर के भी इसमें ई लैबोरेटरी या ई प्रयोगशाला को बनाने का निर्णय किया गया है, जिसके माध्यम से अच्छी ट्रेनिंग टीचरों को उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए देश स्टैक ई पोर्टल का निर्माण कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ने इन शिक्षा पद्धति को और आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन एज सर्विस, इसको हिंदी में बोलते हैं ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कही गई। तो ये बजट जो है वो शिक्षा पर भी अपने
फोकस को केंद्रित कर रही है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु होता है और स्वास्थ्य में भी इस बजट के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है, जिसके अंतर्गत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को लागू किया जाएगा। टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत करने पर बल दी गई है, जो मूल रूप से कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग जो डिप्रेशन के शिकार हुए, चाहे उनकी नौकरियां जाने के वजह से, चाहे वो लंबे समय तक घरों पर रहे सुरक्षा कारणों से, स्वास्थ्य सुरक्षा कारणों से, बच्चों में इस तरह की चीजें उभर करके सामने आई, तो इनके लिए एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी, जिसमें कि लोग अपनी समस्याओं, अपने अवसाद, अपनी चीजों के बारे में हेल्थ डेस्क को इन्फॉर्म करेंगे। वहां से फिर आपको जो जरूरी सुविधाएं हैं या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है वो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। हेल्थ के क्षेत्र में एकीकृत कार्यक्रम मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण की शुरुआत की जाएगी। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, उसे कार्य से संबंधित चीजों पे आगे बढ़ाया जाएगा। यूनियन बजट का मूल फोकस समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना भी है। इसके अंतर्गत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हर घर नल से जल की परियोजनाएं 2022-23 में लागू की जाएगी और इसके अंतर्गत 3.8 करोड़ परिवारों को ये सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसी प्रकार से पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। समावेशी कल्याण के अंतर्गत पीएम डिवाइन योजना को लागू किया जा रहा है, जो उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास के लिए धन उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार से महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जिले के पिछड़े हुए ब्लॉक का विकास करने के लिए प्रयास किया जाएगा। डाकघरों और डिजिटल बैंकिंग 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था होगा। जैसे अभी आप जानते हैं कि डाकघर में अब डाक की प्रक्रिया जो है या लेटर्स वगैरह की प्रक्रिया है वो बहुत सही से अब हो नहीं रही है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण। इसीलिए अब इसे जो है डाकघरों को आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था में लाने का निर्णय किया गया है। सरकार ने डिजिटल पेमेंट्स के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिला में 75 डिजिटल बैंक के यूनिट की स्थापना आगामी 1 वित्तीय वर्ष में करने का निर्णय किया है और इसे इस बजट के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह बजट उत्पादकता और संवर्धन एवं निवेश पर भी फोकस करता है और इसके अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विश्वास आधारित शासन, ई पासपोर्ट, शहरी नवीनीकरण योजना, परिवेश पोर्टल का विस्तार, सी पैक की स्थापना इत्यादि कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि PLI स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन दिया जाएगा। तो इस क्षेत्र में भी काफी बजट में
प्रावधान करने का प्रयास किया गया है। निवेश एवं वित्त पोषण, इसके अंतर्गत सरकार ने ये कहा कि 2022-23 से आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन करने का प्रयास किया जाएगा। हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। डेटा सेंटर्स और एनर्जी स्टोर सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। उदयमान क्षेत्रों के लिए अलग से वित्त की व्यवस्था की जाएगी। बजट को हम लोग हमेशा कर प्रस्ताव के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि कर के माध्यम से जहां एक ओर सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, लेकिन दूसरी ओर जो कर देय वर्ग है उसे कर में छूट की अपेक्षा रहती है। तो इस बार के जो बजट है उस बजट में इनकम टैक्स से संबंधित कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। जो पिछले बजट में इनकम टैक्स लागू थे वो इनकम टैक्स की स्लैब अभी भी लागू है, जिसमें दो प्रकार की स्लैब है। पहला जो पुरानी व्यवस्था है और दूसरा जो नई व्यवस्था है, वो दोनों तरह की स्लैब का आप उपयोग कर सकते हैं। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत आपको 0 से 2.5 लाख तक कोई कर नहीं देना होगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में आपको 5% का कर दे है। 5 लाख से आपको 10 लाख के बीच जो है वो 20% कर दे होगा, एंड 10 लाख से ऊपर आपको 30% का कर दे है। इसके अतिरिक्त सेस 4% है, और 50 लाख से एबव इनकम होने पर आपको सरचार्ज 10% देना होगा। पिछले वर्ष जो नई इनकम टैक्स स्लैब है वो भी इस बार लागू है, जिसमें कि 0 से 2.5 लाख तक आपको कोई कर नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5% के दर से कर देना है। 5 लाख से 7.5 लाख तक आपको 10% के दर से इनकम टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख के बाद आपको 15% के दर से टैक्स देना होगा। इसी तरह से 10 लाख से 12.5 लाख तक आपको 20% की दर पर टैक्स देनी होगी। 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक 25% पर, और 15 लाख से ऊपर आप 30% से कर दे होंगे। इसके साथ साथ सेस 4%, और 50 लाख से अधिक इनकम होने पर आपको सरचार्ज 10% दे होगी। ये पुरानी व्यवस्था है जो आज भी कंटिन्यू कर रही है। रही बात कॉरपोरेट टैक्स में, तो कॉरपोरेट टैक्स में भी विशेष रूप से कोई परिवर्तन नया किया नहीं गया है, बल्कि कॉरपोरेट टैक्स में सिर्फ यह परिवर्तन किया गया है कि वैसी नई कंपनियां जो पहले 23 तक बनती थी उसे 15% के स्लैब में रखा गया था, अब उसे एक वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। यानी कि अगर कोई कंपनी 2024 तक बनती है तो उसे भी 15% कॉरपोरेट टैक्स के अंतर्गत रखा जाएगा। इसमें भी सेस और सरचार्ज लगेगा, पर यह मैक्सिमम 0.1% तक ही लिया जा सकता है। तो कॉरपोरेट टैक्स में भी कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं हुए। बजट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बजट इस बात का उल्लेख करता है कि सरकार के पास प्राप्तियां कहां से पैसे आ रहे हैं और वो पैसे कहां जा रहे हैं। तो इसका लेखा जोखा हर बजट में होता है, यहाँ पर भी इसका एक लेखा जोखा है कि पैसे कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें कि पैसे जो है वो कहां से आगमन हो रहे हैं, तो इसका एक स्वरूप दिया गया कि इनकम टैक्स से 15% कुल धन आते हैं, जबकि यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, कॉरपोरेट टैक्स से 15%, जीएसटी से 16%, कस्टम ड्यूटी से 5%, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो 5% है, एंड बोरोइंग एंड
अदर लाइबिलिटीज जिसको हम लोग ऋण लेते हैं वो 35% है, और नन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 2% है। तो ये हमारे जो बजट में जो पैसे का आवागम आना का है वो यहाँ से आता है। अब बजट में जो पैसे आते हैं वो खर्च कहाँ पे होते हैं, इसका भी पूरा विवरण बजट में दिया जाता है। तो अगर हम इसमें देखें कि कहाँ कहाँ पर पैसे जाते हैं, तो इसमें डिफेंस में 8% पैसे जाते हैं, सब्सिडी में 8% जाता है, जो सरकार ने बहुत सारे जगह से लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट पेमेंट में 20% पैसे जाते हैं, स्टेट्स को जो शेयर देना पड़ता है टैक्स का और ड्यूटी का उसमें 17% पैसे जाते हैं, फिनांस कमीशन के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के रिकमेंडेशन होते हैं उस रिकमेंडेशन को पूरा करने के लिए 10% पैसे वहां डाले जाते हैं। इसी तरह से सेंट्रल सेक्टर के बहुत सारे स्कीम होते हैं उसके लिए 15% पैसा जाता है, पेंशन के लिए 4% पैसा जाता है, एंड अदर एक्सपेंडिचर के लिए 9% पैसे बजट में डालने का प्रावधान किया गया है। तो ये बजट इस प्रकार से ये बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक पूरा विवरण दिया गया है। बहुत सारे परियोजनाओं के बारे में भी कहा गया कि किस किस परियोजनाओं में कैसे कैसे पैसे जाते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जहां पिछले वर्ष 7,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, इस बार 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में जो धन का व्यय होता है वो अलग अलग मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं जिसे फिनांस मिनिस्टर अवेलेबल करवाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को, रूरल डेवलपमेंट को, ये पूरा इसमें एक डेटा रहता है कि कहाँ कहाँ से पैसे कितने जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया था कि वो सारी चीजें हैं। तो ये बजट का एक आप कह सकते हैं कि प्रमुख विशेषताओं में ये है कि बजट में क्या क्या मुख्य बिंदु है जिसको लेकर के हमने आपके साथ आज चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बजट के पास होने की जो प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, संसद में उससे किस प्रकार से पास किया जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है, आप जरूर उसे देखें। उसमें बताया गया है कि यूनियन बजट किस प्रकार से बनता है। तो ये बजट एक राष्ट्र के आर्थिक लेखा जोखा होती है जो आगामी वित्त वर्ष में जिसे सरकार इंप्लीमेंट करती है। इसका आकलन अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग संस्था अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं और सारे दृष्टिकोण का हम सम्मान करते हैं। यही हमारा लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। धन्यवाद। जय हिंद।